5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में आज आधी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरा हो गया है। अब केवल राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी बाकी है। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का काम पूरा हो गया। आइए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ एक चरण में हो रही वोटिंग पूरी हो चुकी है, यानी पूरी 230 सीटों पर आज वोट एक साथ डाले गए। मध्य प्रदेश में आखिरी अपडेट आने तक यानी शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उसका फीसद था 71.26। बता दें आपको कि यह फाइनल वोटिंग का फिगर नहीं है। अभी फाइनल वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाना बाकी है। ये जो लास्ट फिगर आया है 71.26 का, ये शाम 5 बजे तक का है। वोटिंग 6 बजे तक हुई है और 6 बजे के बाद भी जो लोग लाइन में लग जाते हैं चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, उनको भी मौका दिया जाता है मताधिकार का इस्तेमाल करने का। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, जो कि मैदान में आपने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, वहीं 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 मौजूदा सांसदों को भी बीजेपी ने इस चुनाव मैदान में इस बार उतार दिया है। सुबह सुबह सभी ने वोट डाले। इन तमाम दिग्गजों ने एक एक करके तस्वीरें आती रही, आपके सामने स्क्रीन पर सबकी तस्वीरें चल रही हैं और लोगों से इन सब ने ही, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की। जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज आए हैं उसको देखकर लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड यानी 2018 का रिकॉर्ड इस बार 2023 में टूट भी सकता है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं नहीं कहा गया कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार 18-19 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो फिर से सीएम होंगे। यानी उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने नहीं किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से कई महीने पहले ही कमलनाथ के नाम की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई थी। उसकी वजह यह है कि पिछला चुनाव 2018 वाला जो कि कांग्रेस जीती थी, वो तो अलग बात है कि बाद में सरकार गिर गई। जो चुनाव कांग्रेस जीती 18 वाला, तो कहा जाता है कि उस जीत में कमलनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिहाजा कांग्रेस ने इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही कमलनाथ को अपना सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया था। उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस ने लड़ा भी है। अब इन तमाम दिग्गजों की किस्मत के साथ साथ तमाम लोग जो राजनेता चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। क्या कहना है इस मतदान के बाद दिग्गजों का? पहले आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात सुनाते हैं और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुनते हैं। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहना डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। राज्य आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पहले चुनाव की कुछ और रंग देखते हैं, फिर मध्य प्रदेश पर और बातें करेंगे। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक पोलिंग बूथ बनाने को कहा, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं और दिव्यांगों की होती है। मध्य प्रदेश के इस तरह के पोलिंग बूथ को लेकर उत्साह दिखा। ऐसे पोलिंग बूथ को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, दिव्यांग जब आए वोट करने के लिए तो उनको वोटिंग में किसी भी तरह की तकलीफ का ना तो सामना करना पड़े, बल्कि वहाँ के माहौल को देखकर वो उत्साहित होकर और लोगों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित करें। वहीं छत्तीसगढ़ में आखिरी जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक 73.5% मतदान हुआ है। यहाँ पर भूपेश बघेल सहित तमाम दिग्गजों ने आज अपना वोट डाला। भूपेश बघेल कांग्रेस के सफल मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस चुनौती दे रही है। तो छत्तीसगढ़ जो कि लगा हुआ इलाका है, जो पहले समूचे मध्य प्रदेश का हिस्सा भी था, जो 20 साल पहले अलग हुआ, करीब 22 साल पहले, उस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर बीजेपी की पार्टी उनको चुनौती दे रही है, उनको इस चुनावों में मुकाबले के लिए लालायित कर रही है। हम बता दें आपको, रमन सिंह को बीजेपी ने अपने साथ मंच पे जगह तो दी, बीजेपी ने अपने बड़े नेता के तौर पर, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी किसी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश
नहीं किया है, ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। कांग्रेस ने भी भूपेश बघेल को लेकर ये नहीं कहा है। हालांकि चुनाव उनके नाम पर, उनके काम पर लड़ा, जगह जगह उनके पोस्टर, उन्हीं के पोस्टर लगे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये नहीं कहा है कांग्रेस आलाकमान ने कि अगर जीत गए तो भूपेश बघेल ही होंगे। वो औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ नहीं की है। मेरे साथ इस चुनाव पर आज जिस तरह का मतदान हुआ है, बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। पहले परिचय करा दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से, अक्सर आप उनको हमारे साथ एनडीटीवी पे देखते हैं, रशीद किदवई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया रशीद भाई वक्त निकालने के लिए। आज आई नो आप सबका लंबा दिन है आज का। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। स्वागत है अमिताभ जी आपका। और मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी, जो कि हमारे एनडीटीवी के रेसिडेंट एडिटर हैं। अनुराग, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। सुबह 6 बजे से मैं आपको देख रहा हूँ, 2-2, 3-3 चैनलों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और अब तो मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है भाई। तो मेरा पहला सवाल आप ही से, ज़मीन पर आप हैं, मेहनत आपने की, आपकी टीम ने की है, इस पोलिंग परसेंटेज को देखकर, हालांकि फाइनल फिगर नहीं आए हैं, लेकिन आपकी और मेरी जो बात हो रही थी शो के पहले, आपने ये अनुमान लगाया कि पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो अगर ये टूटता है तो क्या मतलब है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो हर इलाके से नहीं आया है, और रशीद सर शायद इसमें थोड़ा और जोड़ें, लेकिन मैं विंध्य के इलाके में खास करके सतना का जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का देख रहा था, वहाँ आश्चर्यजनक रूप से लगभग 4% महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है। 4%। मैंने सतना का उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि विंध्य एक ऐसा इलाका है जहां पिछली दफ़े बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी, और इसलिए वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। दोनों को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को लगभग 50,000 वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थीं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि विंध्य में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और बीजेपी को वहाँ से खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये महिलाएं जो निकलकर सामने आई हैं ये कुछ और कहानी कहेंगी? इसके लिए तो 3 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन सुमित जी, आज भोपाल के भी अलग अलग इलाकों में, चाहे वो नए भोपाल का इलाका हो, चाहे पुराने भोपाल का इलाका हो, अल्पसंख्यक बहुल इलाका हो, तमाम ऐसे इलाकों में महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं और उन्होंने मतदान किया है। अमूमन ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर मतदान का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मौजूदा सरकार के लिए वो एक चिंता की लकीरें आ जाती हैं, और अगर घटता है तो ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के लिए थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन जो महिलाओं की तादाद बढ़ी है, अभी हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं, एक अंतिम आंकड़ा नहीं है चुनाव आयोग का, लेकिन ये किसके पक्ष में जाएगा ये देखना इस बार बहुत दिलचस्प होगा। इनफैक्ट हमको जब हम विश्लेषण करेंगे, जब फाइनल फिगर आएंगे, हो सकता है कल वो मौका मिले, तो ये देखना होगा कि रूरल इलाके में कितनी वोटिंग हुई, अर्बन इलाके में कितनी वोटिंग हुई, महिला कितनी है, पुरुष कितनी है, पिछली बार की सीटों पर जो वोटिंग हुई तो उससे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज उन इलाकों में कितनी वोटिंग परसेंटेज में सुधार आया या गिरावट आई, जो भी कुछ है। लेकिन क्योंकि आपने एक महिलाओं का जिक्र कर दिया अनुराग, मेरे दिमाग में 4-5 टॉपिक थे आप लोगों से बात करने के। लेट्स स्टार्ट विद महिला ओनली। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये यूएसपी है। और इनफैक्ट जो सुन रहे थे हम लोग दिल्ली में बैठ के लोग, हालांकि मैं चुनाव में नहीं आ पाया आपके राज्य में रशीद भाई, मेरा सवाल आपसे है, ये माना जा रहा था कि ये स्कीम इतनी सफल रही है मध्य प्रदेश की कि इसको बीजेपी रिप्लिकेट करना चाहती है अपने और स्टेट्स में भी। इनफैक्ट कुछ मुख्यमंत्रियों ने उस तरह की और घोषणाएं भी कर दी हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर महिलाएं बाहर बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं, जो अनुराग कह रहे हैं, तो क्या ये तय माना जाए कि जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी सुरक्षित है? धन्यवाद सुमित, मुझे लगता है प्रथम दृष्टि में ज्यादा मतदान होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि लोग जो है उनको लोकतंत्र में और ज्यादा उनकी आस्था बढ़ रही है। किस राजनीतिक दल को फायदा होगा ये हमें 3 तारीख को पता चलेगा। देखिए, महिलाओं को लेकर के दोनों राजनीतिक दल जो है, वो एक राजनीतिक दल है उसका बखान, उसका नैरेटिव ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक और चीज मैं कहूंगा सुमित, मैंने अपने पत्रकारिता के आधार पर, देखिए जो राजनीतिक दल जीतता है और उसमें हम हमेशा देखते हैं कि उसमें पुरुष और उसके साथ महिलाओं की उसको बहुत ज्यादा उसको मत मिलते हैं और उसकी जीत होती है। लेकिन ऐसा हमें कोई ऐसे रिसर्च नहीं मिली है कि जहाँ के ऊपर जो है कोई राजनीतिक दल हारा हो और उसको महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हो। मतलब जो एक ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न होता है उसमें तकरीबन महिला पुरुष का जो राजनीतिक दल जीतता है या जो हारता है उसका वो अनुपात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसको हम एक फैशनेबल नैरेटिव है, ये जरूर है कि हम उसकी बात करते हैं। और जहां तक एक मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बात है वो एक वोटर फटीग है। क्या फटीग केवल
पुरुषों का था, महिलाओं में वो उबाऊपन या एक बदलने की ख्वाहिश, जो जिस तरह की बात हमने देखी जमीन पे, मुझे लगता है कि वो जेंडर सेंट्रिक नहीं था। लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं किसी भी राज्य में, तो वो राज्य में स्त्री पुरुष दोनों उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष बैठा रहे और दूसरा पक्ष शामिल हो। तो ये सारी तथ्य है, इसको मुझे लगता है ये चुनाव इसको सेटल करेगा। मैं अभी आज वोटिंग के दिन ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहता हूँ पत्रकार होने के नाते, कि ऐसा लगे कि किसकी बढ़त है किसकी बढ़त है। लेकिन अगर जिसका हमारा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में अब मतदाता जो था वो एक तरह से ऊब गया है एक राजनीतिक दल के कंटिन्यूएशन से, और वो बदलाव चाहता है, तो आप देखिएगा कि उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा। और एक और बहुत बड़ी बात जी। सुमित रही है कि जो जो उसका रचयिता था, मतलब जो उसका क्रिएटर था, जिसने वो बनाया लाडली बहना, अब उसका हमें पता नहीं है कि वो मतलब कैप्टन है, नॉन प्लेइंग कैप्टन है, 12th मैन है। उसको लेकर के मैं शिवराज जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका एक बड़ा जी। प्रश्न चिन्ह है कि उनकी भविष्य की भूमिका क्या होगी। इनफैक्ट अमिताभ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई। कैंपेन के दौरान जब इलेक्शन अनाउंस हुए अमिताभ तिवारी, तो शिवराज सिंह चौहान के 2-3 बयान ऐसे आए मुख्यमंत्री के तौर पर बहनों के बीच में भाषण देते हुए, जिससे लगा कि वो रिटायरमेंट मोड में है, जैसे लगा कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। वो एग्जैक्ट कोर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो घटनाएं आपको भी याद होंगी, अनुराग को भी याद होंगी, और ठीक कर पाएंगे मुझे। अनुराग इस सब चीज़ों को बड़े क्लोजली याद भी रखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का उस तरह की अपील करना, फिर महिलाओं को ज़्यादा वोट निकल कर बाहर आकर वोट करना, कैसे देखते हैं अमिताभ आप इसको? अगर जैसे कि विंध्य के इलाके की बात को अगर हम रिप्लिकेट करें पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या महिलाएं का निकलना शिवराज सिंह चौहान के लिए राहत की खबर है या नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश ही इन 5 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें महिला टर्नआउट पुरुष टर्नआउट से कम था 2018 में। बाकी सब राज्यों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा था। तो अगर अनुराग जी, हालांकि एक विंध्य पर्टिकुलर जिले की बात कर रहे हैं, जोन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा है और अगर ये स्टेट वाइड इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इसका असर जो है वो चुनावों पर जरूर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो, उनके इश्यूज अलग हैं, उनके डिमांड्स अलग हैं, उनकी लीडरशिप अलग है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि कास्ट वाइज वोटिंग से हट करके कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस वो वोट करती रही हैं। हमने यूपी में भी देखा है, स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर योगी जी को बहुत सारे मत जो है तो महिलाओं का उनको मिला था। अब दूसरी बात जो आपने शिवराज सिंह चौहान के बारे में करी है, तो अनुराग जी आपको अच्छे से बताएंगे कि जब पहली दूसरी लिस्ट में शिवराज जी की चली नहीं, तो शिवराज जी ने ये एक बार्गेनिंग चिप यूज करना शुरू कर दिया रैलीज में, कि लड़ूं कि ना लड़ूं। मतलब एसेंशियली वो मैसेज दे रहे थे हाईकमांड को कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा और अगर मेरे मन मुताबिक आगे टिकटों का बंटवारा नहीं होगा, तो इस राज्य से भाजपा का बोरिया बिस्तरा उड़ जाएगा। तो बाद के लिस्टों में शिवराज सिंह चौहान की चली है, उनके ही ज्यादातर लोग जो हैं वो अपॉइंट हुए। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कह लें, फटीग फैक्टर तो हम सब लोग इसकी बात करते हैं, वो है भी, जमीन पे है भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीडेड भी है। ये जो डिसीजन है शिवराज सिंह चौहान का को नहीं अनाउंस करने का, उसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। अगर वो शिवराज जी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देते और अगर भाजपा जीत जाती, चुनाव जीत जाती है, तो शिवराज जी की दावेदारी पोस्ट मोदी एरा में सबसे मजबूत हो जाती है, सबसे मजबूत हो जाती है। तो ये सब बातें भी हैं। अच्छा एनालिसिस है नहीं अनाउंस किया गया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और अपनी बात जोड़ते हुए अनुराग के पास जा रहा हूँ। अनुराग, अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान का पद, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी, कोट अमिताभ तिवारी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस वक्त चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हों, प्रहलाद सिंह पटेल लड़ रहे हों, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हों, और 4 सांसदों को लड़ाया गया हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, इन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में अगर बीजेपी 230 में से 115, 17, 20, 25 सीटें जीत जाती है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए और मुश्किलें आने वाली हैं या नहीं? सुमित जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहला तो रशीद सर को हम सब बहुत सम्मान देते हैं और उनकी हर बात को बहुत गूढ़ तरीके से उनकी सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं बस एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम सबको पत्रकारिता में 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जैसे इससे पहले के सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई बच्ची जो
पहली दफ़े वोट करने आ रही हो वहीं पर रील बना रही हो, वो तुरंत फ़ौरन जाके उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करे। कहने का मतलब ये था कि तमाम चीज़ें 5-5 साल में बदल रही हैं। तो पहले ये रशीद सर की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले अगर पुरुष और महिलाओं का मतदान लगभग बराबर होता था तो उसमें ऐसा नहीं देखा जाता था कि हारने वाली पार्टी के साथ जुड़ा, जीतने वाली पार्टी के साथ जुड़ा। आगे मैं इस बात को यूं बढ़ाना चाहता हूं कि अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से सोच रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं, वोट दे रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में जैसी सोच है वो उसी आधार पर वोट दें। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो किसी फला पार्टी के लिए वोट दें या किसी फला पार्टी के विरोध में वोट दें, जैसा हम सब कह रहे हैं कि ये 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन चूंकि चीज़ें बदली हैं 5 साल में और बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से, सोच की दृष्टि से, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं अमिताभ जी को भी बहुत गौर से सुन रहा था। हम एक बात बार बार, हमने कई पहले भी बार ये बात कही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कमतर कर आंका जा रहा है, क्या उनका नाम नहीं दिया गया। मैंने खबर दिखाई थी कि जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई थी तो बीजेपी दफ्तर के सिर्फ 20 मीटर बाहर, यहीं पास में ही है जहां हमारा दफ्तर है, वहां से 3 कटआउट लगे थे। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमकद कटआउट थे। उसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई कटआउट नहीं था। लेकिन हमने वो खबर दिखाई और 2 दिन बाद 2 और कटआउट लग गए, वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के। उसके बाद आप देखिए जो 80 नामों की बार बार लिस्ट की बात आती है जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं और बाकी के तमाम लोग हैं, उनमें से 76 सीटें ऐसी थी जिसमें से 3 से 5 दफ़े से बीजेपी हार रही है, जीत नहीं रही है। उसको कांग्रेस का एक तरह से आप मजबूत किला कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो सारी लिस्ट आई है, क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या शिवराज सिंह चौहान का स्टैंप ऑफ अप्रूवल यानी उनकी स्वीकृति नहीं है? इनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो मैं ज़बानी कह सकता हूं जो बिल्कुल शिवराज के जिसको कहते हैं ना लॉयल लोग हैं, उसमें साफ तौर पर ऐसा लगता है कि शिवराज की मुहर वाले नाम हैं। तो अगर शिवराज को स्वीकृति नहीं होती तो क्या ये नाम आ सकते थे? ये एक बड़ा सवाल है हम सबके सामने। अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। 7 लोग बीजेपी जीत जाती है, 7 जी, बड़े मैं नेता शायद दिल्ली से भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, हाँ। वो मुश्किल बढ़ाएंगे या शिवराज सिंह के नाम को एंडोर्स करेंगे? देखिए, मैं 2 बातें इसमें आपको एक और अहम बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, मुझे ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त हमारे देश में ओबीसी की राजनीति बहुत उभार पर है, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, ये कह रहा है कि आपने इतने अधिकारी नहीं दिए। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने ओबीसी हैं। क्या आपको लगता है कि इतने कद्दावर ओबीसी मुख्यमंत्री को, जो मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी, चाहे उमा भारती हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, तो ऐसे वक्त में एक इतने कद्दावर ओबीसी मुख्यमंत्री को अगर बीजेपी सत्ता में आती तो हटाने का जोखिम लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। रशीद भाई, आप सर हिला रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, सुमित देखिए, भाजपा की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है। देखिए, जीते तो मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी की जीत होगी मध्य प्रदेश में अगर भाजपा जीतती है। तो उसमें शिवराज जी का तो कोई नाम नहीं है। वो तो देखिए पॉलिटिकली उनकी वहां पर पारी खत्म हो गई। अब वो केंद्र में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा। भाजपा हारी तो शिवराज जी के ठीकरे पर उनका वो कहा जाएगा कि शिवराज जी की वजह से हम हार गए, हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। ये बात 2-2-4 की तरह साफ है। सुमित, मैं फिर कहूंगा, महिला वोट के बारे में मेरा मतलब कहने का ये था कि हमें आज तक कोई राज्य, कोई चुनाव ऐसा नहीं मिला कि कहीं हो कि 70% महिलाओं ने वोट दे दिया हो और 30% पुरुषों ने दिया हो और वो राज्य फिर जीत गया हो। ये मेरे कहने का मतलब है। हम उसको मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो फैशनेबल नैरेटिव है उसको हम बहुत ज्यादा बयान करते हैं। मैं एक चीज आप और पूछना चाहूंगा महिला वोटर पर। रशीद भाई, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रही थी, कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स के अनाउंसमेंट किया। क्या आपको लगता नहीं कि वो महिलाओं को प्रभावित कर पाई? एक जगह वादा था कि हम आपको ये सब देंगे, एक जगह मुख्यमंत्री था जो वो सब दे रहा था, उसने देना शुरू कर दिया था। तो किसकी बात जनता सुन रही होगी, जो दे रहा है उसकी या जो वादे कर रहा है उसकी? सुमित, देखिए, आप एक बात कह रहे हैं जिसका एक राजनीतिक ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टि में देखिए, वोटर का बिहेवियर होता है कि जो उसको अगर 18 साल में नहीं मिला तो आखिरी 6 महीने में या आने वाले 5 साल में मिले, उसको लेके उसको आदमी को इतना ज्यादा उसको विश्वास नहीं होता है। बजाय उसके हमने देखा है, कर्नाटक में भी देखा है, बहुत से राज्यों में देखा है कि जो विपक्ष में होता है और वो आ रहा होता है और वो प्रॉमिस करता है, लोग उसकी ज्यादा मान सम्मान और उसको ज्यादा भरोसे की नियत से देखते हैं। अमिताभ, आपका टेक क्या है? कांग्रेस के पास महिला नेता है प्रोजेक्ट करने के लिए महिलाओं के सामने कि वो महिलाओं के लिए बात कर रही है महिला होके। बीजेपी के पास वो तमाम चीजें हैं जो वो दे रही थी ऑलरेडी। तो डिलीवरी और प्रॉमिस की लड़ाई है ये। और जैसा कह रहे हैं कि कर्नाटक और हिमाचल का जो उदाहरण है, हालांकि उस उदाहरण में
ये क्लियर था एटलीस्ट कर्नाटक के केस में कि जो भाजपा की सरकार थी उसमें हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मेंस थी। कौन पार्टी वहां पे जीत रहा है इसके ऊपर ज्यादा संशय नहीं था। और आपका खुद का भी सर्वे अगर देख लें जो CSDS के साथ आपने चलाया था, उसमें 46% महिलाएं भाजपा को और 44% महिलाएं कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आ रही हैं, और पुरुषों में 41% ईच है। तो अगर ये आंकड़ा देखते हैं, इसका मतलब है कि अगर भाजपा का वोट शेयर सर्वे के अनुसार, जो कि सही नहीं भी हो सकता है, उसको एज कहां पे मिल रहा है, महिला वोट शेयर में मिल रहा है। उसी की वजह से वो आगे हो सकती है जो आपका सर्वे बता रहा था। पहली बात। दूसरी बात, अनुराग जी ने बहुत एकदम जिसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द कॉफिन। शिवराज सिंह चौहान को भाजपा वहां रिप्लेस क्यों नहीं कर पाई? प्रधानमंत्री तो ओबीसी है, लेकिन 10 चीफ मिनिस्टर में से सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं भाजपा के, वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो उनको रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था। अमिताभ जी, एक मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। लेट मी स्टार्ट दिस विद यू। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, आपको किसके कैंपेन में ज्यादा कोहेसिवनेस दिखाई दी, ज्यादा एकजुटता दिखाई दी, भाजपा के में या कांग्रेस के में? देखिए, कैंपेन इनोवेटिव कांग्रेस का था, क्योंकि बीजेपी का जो स्लोगन भी है वो मैं तो कहूंगा घिसा पिटाई स्लोगन है। इस बार भी था शायद, अब की बार फिर भाजपा सरकार से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोहेसिव, अगर आप फैक्शनलिज्म या एकजुटता की बात करेंगे जी, तो दोनों पार्टीज में फैक्शनलिज्म हमें देखने को मिला है। ऊपरी लेवल पे जरूर कांग्रेस में एक लीडरशिप की क्लैरिटी है, क्योंकि कमलनाथ इज लार्जली फंडिंग द इलेक्शन, ऐसा प्रतीत होता है, कहा जाता है। लेकिन भाजपा में भी भले ही शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया गया, जो 7 एमपीज हैं ये अपने ही सीटों में फंसे हुए थे। तो जो कैंपेनिंग का जो 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 जिम्मा था वो लार्जली शिवराज सिंह चौहान ने ही उठाया है यहाँ पर। अनुराग योर टेक, कौन ज्यादा एकजुट था किसमें, या फिर ऐसे कहें कि किसमें ज्यादा एकजुटता नहीं दिखी आपको? मध्य प्रदेश के संदर्भ में अमिताभ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो उनका नारा था, और न सहबो बदल के रहिबो, ये कहीं ना कहीं लोगों की ज़बान पे चढ़ा है। और जहाँ तक एकजुटता की बात है, दोनों दलों में मोटा मोटी एकजुटता दिखी, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान कपड़ा फाड़ राजनीति वाले आए, उसमें उस वक्त ऐसा लगा कि फिर से, लेकिन हालांकि दोनों नेताओं ने कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है, जय वीरू गब्बर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो आमतौर पर चुनाव में होती हैं, होनी नहीं चाहिए, मूर्खों का सरदार, फलाना ढिमकाना, तो इस तरह की बातें रही हैं। दोनों दलों का कैंपेन लगभग बराबर रहा। छत्तीसगढ़ में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि जो बीजेपी का नारा था वो ज़्यादा थोड़ा कैची था। चलिए, आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि अनुराग ने छत्तीसगढ़ को छेड़ दिया है, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है उसको भी जरूर दर्शकों को बता देते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी हैं जुल्फिकार, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है आज की पोलिंग पर, वो भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों में आज मतदान संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 68.15% छत्तीसगढ़ में मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जो 2018 में जो मतदान हुआ था उसके प्रतिशत से काफ़ी कम है। हालांकि ये प्रतिशत बढ़ सकता है। कल निर्वाचन आयोग जो अपडेटेड डेटा जारी करेगा तो उसमें ये डेटा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे आखिरी कितना मतदान हुआ है उसका डेटा निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। तो मोटा मोटा जो प्रोविजनल डेटा मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोनों राज्यों से, उसमें मध्य प्रदेश में ज़्यादा पोलिंग होना पिछली बार के मुकाबले दिखाई दे रहा है अभी तक के मुताबिक, और छत्तीसगढ़ में कुछ कम परसेंटेज हो सकता है अभी तक की जो प्रोविजनल डेटा हमारे पास आया। ये फाइनल डेटा नहीं है, फिर से क्लियर कर दूं। और ये चीज़ें जो डेटा होता है इलेक्शन का, ये चुनाव के पंडितों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिट पोल डिसाइड करने के लिए, किसकी सरकार बन रही है ये बताने के लिए।